और अब पावर ऑफ पवार। महाराष्ट्र की सियासत में अचानक से बड़ा भूचाल आ गया। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर एक साथ सबको सकते में डाल चुके हैं। उनके इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र के साथ साथ देश के सियासतदान भी हैरान हो गए। आखिर शरद पवार ने अचानक से अपना पद छोड़ने का ऐलान क्यों किया? अब एनसीपी की कमान किसके हाथों में जाने वाली है? पवार के इस रिटायरमेंट के असल मायने क्या हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन, एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला अध्यक्ष पद से रिजाइन, क्या है पवार का प्लान? सड़सठ साल की सियासत, किसे मिलेगी विरासत? चौबीस से पहले महाविस्फोट, अब किसके पास एनसीपी का रिमोट? महाराष्ट्र की सियासत अचानक इस ओर करवट ले लेगी, शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा। एक मंझे हुए सियासतदान अचानक यूं बड़ा फैसला कर अपने चाहने वालों को रुला देंगे, शायद ही किसी को यकीन हो रहा होगा। 82 साल के शरद पवार अपने 67 साल के सियासी सफर पर यूं विराम लगाने का ऐलान कर देंगे, शायद ही किसी को पता रहा होगा। पवार की यही खासियत उन्हें पावर का मजा हुआ खिलाड़ी बनाता है। आखिर महज 16 साल की उम्र से सियासी करियर की शुरुआत करने वाले पवार आज इतने बड़े सियासी सूरमा कैसे बन गए? लोकल चुनाव से लेकर विधायक और सांसद तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? महाराष्ट्र के सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की भूमिका पवार ने कैसे निभाई, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा पवार के रिटायरमेंट के ऐलान पर कैसे महाराष्ट्र से लेकर देश की सियासी फिजा अचानक बदल गई, वो देखिए। तारीख 2 मई 2023, समय 12:45, जगह वाईबी चौहान सेंटर, मुंबई। मौका था शरद पवार के पॉलिटिकल बायोग्राफी लोक माझे संगाती यानी लोक भूल भुलैया संगति के विमोचन का। मंच पर पवार परिवार से हर कोई मौजूद था। पत्नी प्रतिभा, बेटी सुप्रिया सुले, भतीजा अजित पवार, बाकी पोते सब पहुंचे थे। सामने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बैठे थे। हर कोई पवार की बायोग्राफी पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसी मंच से शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अजित पवार सुने आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उन्नत समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असलं, पवार ने जैसे ही ऐलान किया, हर कोई हक्का बक्का रह गया। पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे, समर्थन में नारेबाजी करने लगे। मंच पर पार्टी के बड़े नेता जयंत पाटिल तक रोने लगे। हर कोई पवार से फैसला वापस लेने की मांग करने लगा। कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता शरद पवार से मनुहार कर रहे थे। तभी शरद पवार के भतीजे अजित पवार खड़े हुए और कार्यकर्ताओं को समझाने लगे। अजित ने शरद पवार की उम्र का हवाला दिया, साथ ही ये भी बताया कि शरद पवार हमेशा पार्टी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे,
पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून. त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय. ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल. शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी हे तर काही कुणी येडागबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही. त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला है. शरद पवार 82 साल के हो गए हैं। अपने इस्तीफे के साथ ही उन्होंने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कमेटी भी गठित कर दी। इस कमेटी में उनकी बेटी सुप्रिया सुले, भतीजा अजित पवार, इसके अलावा वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और जयंत पाटिल सहित कई वरिष्ठ नेताओं का समावेश है। माझी कार्यकर्त्यांना एकच विनंती आहे की आपण सगळे एकत्र जेऊया. एकत्र ऐका तर माझं, ऐका मग इथे ऐवजी ऋणानुबंध मध्ये जाऊया. तिकडे तर चला, बरं ऐका तर तिकडे तर चला. अब कमेटी का जो भी फैसला हो, कोई नया अध्यक्ष बनेगा या फिर पवार अपना फैसला वापस लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन पवार के सियासी संन्यास के इस ऐलान को हाल के दिनों में हुए दो घटना से जोड़कर देखा जा रहा है. पहला, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का वो बयान जिसमें कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे. वहीं दूसरा, खुद शरद पवार का बयान जिसमें उन्होंने रोटी पलटने की बात कही थी. नाही राज्यात नाही, दिल्लीला आणि एक दिल्लीत आणि एक राज्यात 2 होणार असं म्हणाले. काय होणार आहे तुम्हाला माहिती आहे? मी वास्तव तेच जगते, त्यामुळे मला आजचं तुम्ही विचारलं तर सांगू शकते. 15 दिवसाचं मला खरंच माहिती. मगाशी कोणतं सांगितलं, लाकडी ही फिरवावं लागते आणि ती फिरवली नाही तर कसं होते. आणि म्हणून लाकडी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे. आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही. आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे कधी एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. सन्मान असतो आणि तो सन्मान फास्ट करायचा असेल तर तुम्हाला आता पुढच्या पायरीवर जायची तयारी ठेवली पाहिजे. सुप्रिया सुले के बयान के ठीक 15 दिन बाद शरद पवार ने पहला धमाका कर दिया. अब आगे दूसरा सियासी विस्फोट क्या हो सकता है, ये भी दिलचस्प होने वाला है. जबकि खुद शरद पवार ने अपने बयान के 5 दिन बाद रोटी पलट दी, बल्कि यूं कहें कि तावा ही बदल दिया. अब पवार के बाद आगे क्या होगा, ये भी बेहद दिलचस्प होने वाला है. अब सवाल उठता है कि आखिर शरद पवार ने अचानक से अपने इस्तीफे का ऐलान क्यों किया. शरद पवार के इस्तीफे की असल वजह क्या हो सकती है, आखिर इसके क्या मायने हो सकते हैं. माना जा रहा है कि पार्टी में फूट की खबरों से शरद पवार आहत थे. दूसरा मायने ये निकाले जा रहे हैं कि शरद पवार अपने जीते जी अपने उत्तराधिकारी का चयन करना चाहते हैं और अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं. तीसरा ये कि पार्टी के ज्यादातर नेता बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि महाविकास अघाड़ी शरद पवार ने ही बनाई है, ऐसे में पवार नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर ये लांछन लगे कि उन्होंने एमवीए बनाया और उनकी ही पार्टी एमवीए तोड़ बीजेपी के साथ चलेगी. यानी पवार के इस इस्तीफे के बाद एनसीपी के लिए नए गठबंधन का रास्ता आसान हो सकता है. इतना तय है कि शरद पवार ने इस्तीफा सोच समझकर और परिवार में विचार विमर्श के बाद किया होगा. आपको याद होगा कि सुप्रिया सुले ने 15 दिन पहले एक बयान दिया था. उनका कहना था कि महाराष्ट्र और देश की राजनीति में 2 बड़े धमाके होंगे. उसकी डेडलाइन 15 मई दी थी. आज एक धमाका महाराष्ट्र में हो गया. शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया. दूसरा धमाका दिल्ली में क्या होता है, इसके बारे में अभी अपने को इंतजार करना होगा. कि अजीत पवार को भी पता था कि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे. आज जब कार्यकर्ता काफी विरोध कर रहे थे, भावुक हो गए और सब अपील कर रहे थे, बड़े बड़े नेता अपील कर रहे थे कि शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उस वक्त भी अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब का फैसला. शरद पवार उस महाविकास अघाड़ी के संयोजक थे जिसके तहत बाला साहब ठाकरे के बेटे और तत्कालीन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया. लेकिन 2 साल बाद ही जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम बदला
और शिवसेना टूटी, बताया जाता है कि शरद पवार उससे काफी आहत हुए, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा मानते थे। शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी का जिक्र अपनी किताब में भी किया है। किताब में 319वें पेज पर उन्होंने लिखा है, महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी। अन्य पार्टियों को दबाकर अन्य पार्टियों का महत्व किसी न किसी तरह से खत्म करके राजनीतिक वर्चस्व निर्माण करने वाली भाजपा को यह करारा जवाब था। महाविकास अघाड़ी की सरकार भाजपा को देश में मिली सबसे बड़ी चुनौती थी। यह सरकार अस्थिर करने का प्रयास होगा, इसकी कल्पना मुझे थी। हम हमारे लेवल पर इसे हैंडल करने में सक्षम थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने से शिवसेना में तूफान आएगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था। यह असंतोष खत्म करने में शिवसेना नेतृत्व उद्धव और आदित्य कम पड़ा। संघर्ष न करते हुए उद्धव जी के इस्तीफा देने के कारण महाविकास अघाड़ी की सत्ता को पूर्ण विराम मिला। अब ऐसे में पवार के रिटायरमेंट के बाद प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव आना तय माना जा रहा है। निश्चित तौर पर शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी के राजनीतिक भविष्य और आगे क्या होगा, इस पर निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा। एनसीपी कोई पुरानी पार्टी नहीं है। शरद पवार ने जब कांग्रेस से बगावत की तो 1999 में इस पार्टी का गठन किया था। इन 22-23 सालों में पार्टी का काफी विस्तार हुआ। महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में उनका प्रभाव रहा। कई राज्यों में उनकी सरकारें तो नहीं, लेकिन विधानसभा में उनकी उपस्थिति रही। अब उनकी उम्र 82 साल की हो गई है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और दूसरी बात है कि पार्टी का विस्तार और पार्टी आगे भी चले, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं समझता हूं कि तत्काल तो कोई इस्तीफे से असर नहीं पड़ेगा, कि भविष्य में निश्चित तौर से ये शरद पवार के जाने के बाद ये पार्टी कितना प्रभावशाली रह पाएगी नहीं पाएगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। शरद पवार पिछले 67 सालों से सियासत में सक्रिय थे। एक विरोध मार्च करने से लेकर विधायक और महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र में कई अहम मंत्रालयों तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने 1956 में महाराष्ट्र के प्रवर नगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च का आह्वान किया था। इससे उन्होंने सबसे कम उम्र में अपनी पहले रिकॉर्ड की गई राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत की। इसके 2 साल बाद 1958 में पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए। युवा कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद पवार 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। 1967 में जब पवार 27 साल के थे, तब उन्हें महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। पवार चुनाव जीत गए और तत्कालीन अविभाजित कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पहुंचे। दशकों तक पवार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से जीतते रहे। शंकरराव चौहान की 1975 से 77 की सरकार के दौरान शरद पवार ने गृह मामलों के मंत्री के रूप में भी काम किया। 1978 में वसंत दादा पाटिल की नेतृत्व वाली सरकार में पवार को उद्योग और श्रम मंत्री का पोर्टफोलियो मिला। इसी साल जुलाई में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद प्रगतिशील लोकतांत्रिक फ्रंट पीडीएफ सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 1983 में पवार कांग्रेस आई के अध्यक्ष बने और 1984 में वो बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। 1985 में जब पवार फिर से बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीते तो उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में वापसी कर ली। महाराष्ट्र जाने के मन में बिल्कुल नहीं था, जाने के लिए मैं तैयार भी नहीं था, मगर ठीक है, पार्टी ने तय किया, मैं गया। एक बार पार्टी ने तय किया, यह गलती या व्यक्तिगत लाभ, इस बारे में क्या सोचना। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाकर घंटों तक समझाया और मेरे मन के खिलाफ वहां भेजा। मैं बिल्कुल वहां जाने के लिए नहीं तैयार था। 30 साल वहां रहने के बाद, राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद कौन जाएगा स्टेट में वापिस। परिवार याद है, अभी मेरे घर में मेरा नेफ्यू है राजनीति में, एमएलए है, 80,000 वोटों से अभी चुनकर आया है। मगर वो एमएलए होने से पहले मैं 10-15 साल काम करता था संगठन में। तो संगठन में काम करते हुए लोगों का विश्वास संपादित करने के बाद कोई किसी लड़का आ गया तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। 1978 से 1995 तक वो अलग अलग टर्म में 4 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे। इस बीच 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। 1998 में वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। लेकिन इसी के दौरान सोनिया गांधी के साथ मतभेद के बाद 1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया।
जिसके बाद उसी साल यानी 1999 में पवार ने संगमा के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बना ली। हालांकि इसके बाद वो कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र में सरकार का हिस्सा भी रहे। गठबंधन वाली केंद्र की सरकार में कृषि मंत्रालय के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली। 2010 से 2012 तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे। 2014 से वो अभी तक राज्यसभा के सदस्य हैं। एनसीपी के गठन के बाद से पवार पार्टी के सर्वे सर्वा थे। लेकिन अब सवाल है कि पार्टी का आगे का भविष्य क्या होगा। अपने 67 साल के सियासी करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने वाले शरद पवार को प्रदेश में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने में अहम भूमिका के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर 2019 को 17 लोकसभा के उपचुनाव के दौरान बारिश में भीगकर भाषण देकर भी शरद पवार ने यह साबित किया कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अपने पूरे सियासी करियर में पवार ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए माने गए। उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे से संबंधित मुद्दों को उठाया, सहकारी चीनी मिलों और अन्य सहकारी समितियों की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। बहरहाल अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होता है। मुंबई से विनोद जगदाले, इंद्रजीत सिंह और राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।